नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ जेपी शर्मा। देश का बुद्धिजीवी वर्ग भौंचक्का है, चारों तरफ आवाजें गूंज रही हैं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। दिलचस्प बात यह है कि जिनसे संविधान बचाने की बात हो रही है वो भी यही कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की बात कह रही है और कह रही है कि संविधान बचाओ। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी कह रही हैं कि केंद्र तानाशाही पर उतर आया है, संविधान की हत्या करने पर आमादा है, संविधान बचाओ। लेकिन मामला केवल केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच सीमित नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए उभर रहे मोर्चे के नुक्ते नजर मामला राष्ट्रीय फलक पर गहरा गया है। ममता बनर्जी के साथ खड़े होने के नाते जो सवाल ममता बनर्जी पर हैं वो गठबंधन के संभावित सहयोगियों पर भी उठ रहे हैं, जिनमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और तमाम दूसरे दल भी हैं। तो आज चर्चा इसी पर होगी कि संविधान बचाओ का सवाल किस तरफ जाता है और इस सवाल की कश्ती पर सवार होकर देश की सियासत इस लोकसभा चुनाव में किस तरफ जाएगी। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले चर्चा के बिंदु। ममता बनर्जी कह रही हैं संविधान बचाओ, भाजपा भी कह रही है संविधान बचाओ। दोनों एक दूसरे पर संविधान की हत्या का लगा रहे हैं आरोप। दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं निरंकुश, हठधर्मी और तानाशाह। सुप्रीम कोर्ट से ममता को झटका, सीबीआई के सामने पेश होंगे पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग और तानाशाही का आरोप लगाया। सीबीआई कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए गई थी। सीबीआई की टीम को राजीव कुमार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें थाने ले जाया गया था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने धरना दिया, इसे संविधान बचाओ विरोध प्रदर्शन कहा। बीजेपी ने ममता बनर्जी को बताया तानाशाह। जनगण के मन का सबसे बड़ा सवाल, संविधान को किससे खतरा है? और आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वासुदेव देवनानी साहब हैं, आप पूर्व मंत्री हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। अर्चना शर्मा जी हैं, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन। बहुत स्वागत है आप सभी का आज प्राइम डिबेट में। अर्चना शर्मा जी, पश्चिम बंगाल से सवाल आया है, ये उभरा है कि संविधान को बचाने की जरूरत है किसको, चूंकि अब जो आने वाले दिनों में हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो आप उनकी बलाएं लेते हुए दिखेंगे तृणमूल कांग्रेस के लोगों की। इसलिए आपसे पूछ रहा हूं पहले कि किससे खतरा है संविधान को, किससे संविधान को बचाए जाने की जरूरत है? देखिए जेपी जी, संविधान को बचाने की बात इसलिए आती है क्योंकि जो प्रक्रिया निहित है संविधान में, यदि उनका उल्लंघन हो जाए और संवैधानिक संस्थाएं जो व्यवस्था संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उन सबकी सॉवरेनिटी पर प्रहार कर दिया जाए तो ये स्वतः ही उभर करके आता है। अब यह मुद्दा ही नहीं कि खाली संविधान बचाने की बात हो, जब खुद मुख्य न्यायाधीश भारत के कहते हैं, कल ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी है वो सुपर पार्क होनी चाहिए और वो सुपर इम्पोज होनी चाहिए डिसीजंस में। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो जनता के समक्ष आए। अब जो घटनाक्रम टीएमसी का, यहाँ मैं टीएमसी की प्रतिनिधि या जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर पक्ष विपक्षी भूमिका में नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी एक नागरिक के नाते महसूस होता है कि प्रक्रियागत जो खामियां अपनाई गई इसमें, उसने पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और केंद्र सरकार की हठधर्मिता, जैसे कि आपने भी कहा इस पूरी रिपोर्ट में कि हठधर्मिता, निरंकुशता के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो वो भी दिखाई देती है। क्योंकि जिस सीबीआई की सैंक्टिटी को हम सब कायम करके रखना चाहते हैं, मुझे मालूम है आप कहेंगे कि तोते की परिभाषा से भी उसको कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब सीबीआई के डायरेक्टर को आधी रात को अपदस्थ किया जाता हो तो उस ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता क्या थी, समझ नहीं आता। क्योंकि विनीत नारायण प्रकरण में सारी प्रक्रिया निहित है, उसके आधार पर किया जा सकता था, लेकिन खुद सरकार ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसने पूरी सैंक्टिटी की धज्जियां उड़ा दी। अब उसी सीबीआई से हम उम्मीद करें देश की जनता ये सोचे कि उसकी सैंक्टिटी भी कायम है, उसकी पारदर्शिता और उसकी प्रतिबद्धता भी कायम है, तो असंभव प्रतीत होता है। इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से एक आईपीएस ऑफिसर को एप्रीहेंड करने का प्रयास किया गया बिना वारंट के, ये प्रक्रियागत खामी है। और फिर उसके बाद देखिए, मैंने भी इसको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है सारे घटनाक्रम को, और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की रिपोर्ट के माध्यम से विदित हुआ है
कि इस चिटफंड घोटाले को लेकर के जब सीबीआई लिख रही थी डीजीपी को वहां के वेस्ट बंगाल के, तो उन्होंने कहा कि क्यों न प्रश्न उत्तर के माध्यम से इनको डील किया जाए, क्योंकि जो कमिश्नर है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सीबीआई ने माननीय न्यायालय के समक्ष ये कह दिया कि साहब हमें डर है कि ये जो कमिश्नर है जो एसआईटी के चीफ के रूप में इसको प्रॉप कर रहे थे, हमें ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है उनको ये नष्ट कर देंगे। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ये गलत है, आपका अप्रीहेंशन गलत है, क्योंकि रिट्रीव किया जा सकता है। तो इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद ऐसे क्या आवश्यकता थी बिना इंफॉर्मेशन दिए, बिना किसी प्रकार का नोटिस दिए, बिना वारंट के आप जाते हैं? और देखिए, मैं इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं की, भारतीय पुलिस सेवा की अपनी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है इस देश में। सीबीआई की भी, अर्चना जी, वो सीबीआई की प्रतिष्ठा तार-तार हुई है। बात यह है कि आप इसमें तटस्थ भूमिका में नहीं रह सकते। आप इसलिए नहीं रह सकते जी कि आप साफ तौर पर, आपके पार्टी अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि इस प्रकरण में हम ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हैं। उसका कारण इसलिए कांग्रेस के लिए, हाँ, मैं आपका असमंजस समझता हूं। नहीं, मैं आप क्या करें, आप वहां इसका विरोध करें, केंद्र में इसका समर्थन करें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप ममता बनर्जी के साथ खड़े हों, ये आपके सामने असमंजस है? नहीं, कोई असमंजस नहीं। मेरी बात को सुनने का प्रयास करिए। एक आईपीएस ऑफिसर ही सीबीआई का भी डायरेक्टर बनता है। अब वही आईपीएस ऑफिसर जिसको इम्यूनिटी प्राप्त है केंद्र सरकार से, कई बार राज्य सरकारें भी आईपीएस ऑफिसर्स के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, तब सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उनके प्रोटेक्शन में आती है। उसी आईपीएस ऑफिसर को बिना वारंट के आप सिर्फ इसलिए अरेस्ट करना चाहते हो कि आपको ये शंका है कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको नष्ट कर देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर। उसको मैं इसलिए सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक दिवस पूर्व अपनी जनसभा में वेस्ट बंगाल में कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर 18 घंटे सीबीआई का सामना किया, 9 वर्षों तक सीबीआई जांच मेरी चली, तार से तार जुड़ते हैं वहां तक जाते हैं। तो ये पूरा संकेत होता है, एक संदेश होता है कि हम अब कुछ ऐसा करने वाले हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन कर दिया बिना किसी आधार के, जैसे और सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती। तो हम ये कहना चाहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में आप बिना विश्वास में लिए केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग करते हो। इवन आपने सीबीआई डायरेक्टर को हटाने में सीवीसी की उस रिपोर्ट को मान लिया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जज ने कहा कि सीवीसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो डायरेक्टर है उसे हटा दिया जाए। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की सूचक है कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का हनन करके, उनका दुरुपयोग करके अपने सियासी फायदे देखने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। और उसी के पक्ष में आज हम खड़े हैं कि ऐसी परंपराओं को ध्वस्त किया जाना चाहिए ताकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बचा रहे। और कोई बड़ी बात नहीं, यही बड़ी बात है हमारी। हम तो खुद शारदा चिट फंड घोटाले की जांच की मांग कर चुके, और अब आगे चर्चा आएगी तो मैं आपको बता भी दूंगी कि ऐसी कौन सी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी बीजेपी की जिसके कारण ये सब हो रहा है। चलिए, इसका जवाब मैं वासुदेव देवनानी साहब से लूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिस बात पर आप ये कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, निरंकुशता आ गई है, तानाशाही आ गई है, वो ये है कि रात को उनको गिरफ्तार करने क्यों गए, यही है ना? बाकी शारदा चिटफंड घोटाला था उसके तो आप भी खिलाफ हैं। इसकी जांच तो आपके समय शुरू हुई थी। नहीं, बिल्कुल हुई थी। हम कब कह रहे नहीं, जो जनता इसमें छली गई उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए भेदभाव, सीबीआई की आप सैंक्टिटी की बात करें, इनकी जांच में जब 2015 में मुकुल रॉय से जांच की गई और हेमंत शर्मा बिस्वा से की गई, तो उन्होंने धीरे से दामन छोड़ा कांग्रेस का या टीएमसी का और जाकर भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए। 2017 में गए ना भाजपा में, तो 2015 में ही हो गई। बात तो सुनिए, हो गई ना। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ना कोई चार्जशीट सीबीआई देती है, जबकि उनको मुख्य आरोपी बनाने के प्रावधान कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसी अवस्था में जब आपकी नीति गलत हो, आपका व्यवहारिक रोगला हो, आपका पक्षपातपूर्ण रवैया नजर आता हो, केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर आपने जो सवाल उठाए देवनानी साहब, ये सवाल आपको बार बार सुनने पड़ते हैं, बार बार आपकी पार्टी के ऊपर उठते हैं कि जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनकी तरफ लोग इस उम्मीद से देखते थे कि वो सीजर्स वाइफ जैसी हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता, वो भी अब संदेह के दायरे में आ गई हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन सब को लेकर के बार बार ये सवाल आपके ऊपर ही क्यों उठ रहे हैं देवनानी साहब? ये जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है, अधिकतर मैं समझता हूँ कि मोदी जी के खिलाफ जो कि भ्रष्टाचार समर्थकों का एक महागठबंधन हुआ है, और उसमें ममता जी महागठबंधन के नेता बनना चाह रही थी, उसके कारण से सारा ये आया है। और उसमें आज यदि देखेंगे कि अभी अर्चना जी कह रही थी लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात, मुझे ध्यान है कि इमरजेंसी आधी रात को इंदिरा जी ने जब लागू की तब लोकतंत्र कहाँ गया था? या उसके अंदर कई सरकारों के, कर्पूरी ठाकुर से लेकर कई सरकारों के, जिनकी शायद विस्तार से कहूँ बड़ी लिस्ट बनेगी, कि इन्होंने विधानमंडल के अंदर विधानसभा में बहुमत होते हुए उन सरकारों को
भंग किया है, तो इस प्रकार का लोकतंत्र की दुहाई देना मैं समझता हूं इनको ठीक नहीं लगता। लेकिन वर्तमान में जो बंगाल की स्थिति है, मुझे लगता है कि ममता जी का कोई संविधान में या लोकतांत्रिक मूल्यों पे नहीं लगता। वहां पे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगी, उसको भाषण नहीं देंगी, और उनका समर्थक मुख्यमंत्री आएगा। आज चंद्रबाबू नायडू तो वहां पहुंच गए, लेकिन यदि योगी जी जाते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर को वहां उतरने नहीं देते हैं। और यदि बीजेपी की मीटिंग में कोई रैली में जाकर के आते हैं, उनको टीएमसी के कार्यकर्ता पीटते हैं। इस प्रकार की जो बंगाल में एक अराजकता की उपस्थिति हुई, उसके बाद इस प्रकार का चिट फंड पे आ जाएं, तो चिट फंड की जो इंक्वायरी चल रही थी, उसमें सीबीआई पे सबसे अधिक विश्वास रहता है। सीबीआई के अधिकारी वहां पहुंचे, ये अंदेशा लगाया उसको गिरफ्तार करने का, किसने का गिरफ्तार करने का, उसने का तो अधिकार। आज सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि कह दिया कि उसके सामने उसको उपस्थित होना है, और ये उपस्थित पहले हो जाता है। 3 दिन का ड्रामा जो आज किया गया वो नहीं होता। आज आईपीएस के अधिकारी के घर जाकर के उसके साथ धरना देना, मैं समझता हूँ कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए गए। ये एक अति हो गई कि जिसके आधार में पुलिस ऑफिसर जो किसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, आप उसके समर्थन में खड़े हो गए, और 3 दिन तक बंगाल के सारी स्थिति बना करके देश का एक सारा उन्होंने इस प्रकार का ध्यान आकर्षित करने का जो एक घिनौना काम किया है, मैं समझता हूँ कि वह देश कभी उनको माफ नहीं करेगा। अर्चना जी, जेपी जी, बिल्कुल जेपी जी, मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से जनता को भ्रमित करने की नीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ नितिन गडकरी जी कहते हैं कि साहब जो माल्या है वो तो भगौड़ा हो ही नहीं सकता, डिफॉल्टर नहीं है। दूसरी तरफ ये यश भी लेना चाहते हैं कि साहब एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पर काम हो गया और वहां के होम सेक्रेटरी ने साइन कर दिया, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। दूसरी तरफ अरुण जेटली जी अमेरिका में बैठ करके और चंदा कोचर के मामले में कहते हैं कि यही सीबीआई या ईडी जो है ये एडवेंचरिज्म कर रही है, इन्वेस्टिगेटिव। तो आप दोहरी नीति अपनाते हो। एक तरफ आप एक ऐसी प्रक्रिया को अंजाम देना चाहते हो, सीधा फेडरल स्ट्रक्चर पर, संघीय ढांचे पर प्रहार है, और दूसरी तरफ आपके वही मंत्री जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कह रहे हैं कि साहब आपकी तो डिसेंट की आदत है, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब डिसेंट नोट दिया सीबीआई के डायरेक्टर की चॉइस पर अभी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यदि व्यक्ति में अनुभव नहीं, तो उन्होंने कहा कि लेट हिज सिंसियरिटी प्रिवेल ओवर हिज इनएक्सपीरियंस। वो सब नहीं देखेंगे, यानी छुपा करके राजनीति को अपना प्रदर्शित करते हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो। आप कह रहे हो इमरजेंसी की बात कह रहे थे आप, तो भाई मैं कहती हूँ घोषित आपातकाल था, लेकिन आपने तो घोषित आपातकाल कर दिया, और उस आपातकाल के लिए हमने खेद व्यक्त कर दिया, और खेद व्यक्त कर दिया तो जो हमारे विरोध में खड़ी पार्टियां थी आज हमारे समर्थन में, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि संघीय ढांचे की सुरक्षा हम कर सकते हैं, संविधान को हम अक्षुण्ण रख सकते हैं। अब आपके साथ दुविधा यह है कि आप लोगों ने ऐसी व्यवस्थाओं को अंजाम कर दिया, दे दिया, जहां एकाधिकारवाद की राजनीति आ गई है, जहां एक व्यक्ति के प्रति आसक्ति आ गई, और वो व्यक्ति सर्वोसर्वे होकर के और ऐसी नीतियों का अंजाम देना चाहते हैं जिससे देश का भला नहीं है। और आप बताइए, मैं जेपी जी इसलिए कहती हूँ इनको क्योंकि ये तो मंत्री रह चुके, इनको अनुभव भी है इस चीज का। आपके बजट में विसंगतियां देखिए, ना इकोनॉमिक सर्वे आया, ना जीडीपी के आंकड़े, आपकी सारी चीजें झूठ है। मैं बताऊं जेपी जी, नहीं, मुझे इनकी नीति बताइए। पहले एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए। आप राजस्थान के चुनाव के हिसाब से अगर हम बात करें, दूसरे तमाम प्रदेशों के, पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर, बात पश्चिम बंगाल से निकली है लेकिन पूरे देश में है, आप क्या अपने गठबंधन के सबसे मजबूत, सबसे प्रमुख सहयोगी को चुनने में और उसकी व्याख्या करने में इस तरह से सेलेक्टिव हो सकते हैं कि हमको इनका ये तो पसंद है, हम इसका समर्थन करते हैं, और ये बात इनकी पसंद नहीं है, इसका हम विरोध कर देंगे? ये तो नहीं कर सकते ना आप अगर वो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनके यहाँ जा रहे हैं और उनको रोक रहे हैं, जो वासुदेव देवनानी ने उठाई जिस बात को, तो इस कदम का समर्थन तो मेरे ख्याल में आप नहीं करेंगे, नहीं करना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसका कैसे समर्थन है, लेकिन मोटी बात यह है कि उस सरकार ने कहा साहब इनके आने से देखिए जेपी जी वो भी न्यायपालिका में लंबित है। और वहां की न्यायपालिका का ही मेरा सवाल है मैडम कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट की पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के जो सुरक्षा बल हैं, जो जांच एजेंसियां, वो सहयोग करें, स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो जांच हो रही है उस पर सरकार को सहयोग तो करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर जांच इनको में गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए सीएम आकर धरने पर बैठे। नहीं, लेकिन गिरफ्तार करने पर तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मनाही दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, जांच में सहयोग करे वो, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आप गिरफ्तार करने जाओगे, दबाव की राजनीति करोगे और द्वेषता फैलाओगे, उसके कहाँ स्वीकार्यता होगी? देखिए जेपी शर्मा जी, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये आज से नहीं है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है तो भूल जाती है। जब इनकी पार्टी सत्ता में थी तो वो सीबीआई का सदुपयोग करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि तोता है सीबीआई,
जो सरकार बोलती है वो बोलता है। वो तो आज खत्म कर दिया आज क्योंकि वो की वही चीज आज खड़ी भी है सामने। सीबीआई का सदुपयोग अगर मोदी जी कर रहे हैं तो इनको आपत्ति होती है। अब देखिएगा कि जांच किसके कहने पर हुई थी? इन्हीं ने उठाया था मामला, शारदा घोटाला वाला जो चिटफंड वाला मामला था, जो 2460 करोड़ का है, जो असम और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में जो गरीब लोग थे उनका पैसा ठगा गया। अब क्योंकि तीनों सरकारें सहयोग नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन मोदी जी एक दिन पहले जब जाते हैं और कह के आते हैं कि मैंने भी 18 घंटे तक सीबीआई का सामना किया था। अब वो यही कह रहे थे कि अगर कोई चीज घटे होगा तो ममता जी के ऊपर बात आएगी या कुछ उनके अधिकारी पे बात आएगी, तो आ गई उस पर। लेकिन जिस प्रकार से 80 लोगों का अमला जा करके घेरना करना, वो उसको अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि वहाँ प्रदर्शित करना चाहते थे कि गड़बड़ है, हम उस पर कुछ करने आए हैं। तो ममता जी ने, क्योंकि धारा आप देखिएगा 6 एक्ट का जो संविधान में 6 धारा है, उसमें है कि किसी भी सीबीआई अगर कहीं किसी राज्य में जाती है तो उसको राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, यह है प्रावधान। लेकिन देखिए, जिस सरकार का मुखिया ही उस घोटाले में शामिल हो तो अनुमति कैसे देगा? एसआईटी का जो हेड था आज वो पुलिस कमिश्नर है, क्योंकि जो आज मैं कोर्ट में देख रहा था, कोर्ट ने साफ कहा कि जांच हो सकती है, उसको शिलोंग में बुला करके पूछताछ शुरू हो गई। तो ममता जी की जो बात थी कि मैं अरेस्ट नहीं होने दूंगी, संविधान खतरे में पड़ गया, वो तो समाप्त हो गया आज। लेकिन ये बात सही है कि संविधान के अंतर्गत आपको जो अधिकार मिले हुए हैं, उसके अंतर्गत आप पूरी कैबिनेट बैठ जाओ जा करके और शासन पूरा खत्म हो जाए। अब आप राज्यपाल ये कहे कि साहब अब तो अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, अगर ये रिपोर्ट दे दे और केंद्रीय गृह मंत्री पार्लियामेंट में अगर सारी चीज बयान कर दे, और फिर कांग्रेस भी कहती है कि कांग्रेस क्योंकि इसलिए कहती है क्योंकि उनको पता है लोकसभा का चुनाव है, महागठबंधन होगा। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले ममता जी के कहने पर जितने दल के नेता वहां पहुंचे थे और जिस प्रकार का माहौल पैदा किया गया था, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि बंगाल में अपना प्रचार प्रसार करे, वो जाए, अब उनको घुसने ही नहीं दो, आप हेलीकॉप्टर उतरने ही नहीं दो। तो ये संविधान के अंतर्गत ये सब चीजें, एक आपका मुख्यमंत्री है, उसका हेलीकॉप्टर यदि पश्चिम बंगाल में उतरने नहीं देते हो, प्रधानमंत्री जी को उसकी बैठकें करने के लिए सभा का स्थान सही तरीके नहीं देते हो, तो ये सारी चीजें दोनों तरफ गड़बड़ है, एक तरफ नहीं है। आप एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, दोषी तो दोनों तरफ से मामला है। तो इसलिए आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से केंद्रीय ढांचा में जो सुविधाएं आपको दिए, जो अधिकार आपको दिए, आप उपयोग करें। आपके राज्य में जो अधिकार आपको मिले उसको करें, लेकिन आप घोटालों को बचाने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए था। वो किसी भी कीमत में देश के एकता को में बंधे रहने के अंदर स्थिति खराब कर सकता है। ठीक बात है। अब कांग्रेस के जो आरोप है वासुदेव देवनानी साहब, निरंकुशता, तानाशाही और इन सबको शायद देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती। अगर रिजर्व बैंक के 3 गवर्नर इन सालों में नहीं बदल गए होते तो, सीबीआई चीफ को रात को 3 बजे नहीं अगर जगा करके नहीं बदला गया होता तो, और जैसी एक घटना का हवाला दे रहा हूं उस तरह की घटनाएं नहीं हुई होती तो, कि राज्यसभा चुनाव होते हैं गुजरात में, बाड़ाबंदी होती है बेंगलुरु में, और उसी दिन उस होटल पे, उस रिसोर्ट पे ईडी का छापा पड़ जाता है। तो इन घटनाओं का हवाला देकर कांग्रेस ये कहती है कि बाय हुक एंड क्रुक आप इस बात को जानते हैं कि हमको कैसे बने रहना है और सामने किसी को पनपने ही नहीं देना है। वासुदेव देवनानी साहब, कांग्रेस शायद अपने कार्यकाल को जरा गहराई से देखेंगी तो उन्होंने जो किया वो उसको तो भूल रहे हैं। हाँ। इससे कई गुना था। हाँ, लेकिन आपका भी है रिजर्व बैंक के जो डायरेक्टर बदले उन्होंने स्वयं ने इस्तीफे दिए हैं। रिजर्व बैंक के डायरेक्टर को न तो हटाया और न उससे कोई इस्तीफा लिया। सीबीआई में जब 2 समान स्तर के अधिकारियों के अंदर लड़ाई हो या मतभेद हो, जिसके कारण से पूरा ढांचा चला रहा हो, तो उसे हटाने के अलावा, उसको हटाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको स्वीकार किया, कहा उसको हटाया जा सकता है, उनको आगे कभी कंटिन्यू रहने के लिए नहीं कहा। और अभी भी खड़गे जी जहां इन्होंने बात कही, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 3 लोगों की कमेटी है, उसमें से तय हो जाता है, उसको पब्लिक में आकर के कहना, यानी अंदर 3 लोगों की जो कॉन्फिडेंशियल कमेटी है, उसे खड़गे जी ने आकर कहते हैं कि साहब वो इस प्रकार का हो। जब चीफ जस्टिस वहां पे सुप्रीम कोर्ट के वहां है,
चीफ जस्टिस आप सुप्रीम गलत कोर्ट काम में कर विश्वास रहे नहीं हैं। है। साहब क्या कैसे गलत है? अगर मिलाएंगे? पांच जजों की संविधान पीठ में से 2 जज एक तरफ होते हैं और 3 एक तरफ होते हैं तो बताया ही जाता है कि ये 2 जजमेंट होता है, अंदर उस अधिकारी पे आक्षेप नहीं होता, जजमेंट आता है, केवल निर्णय दिया जाता है, न अंदर की बात की जाती है, सब उसके अंदर ही है। पूर्व मंत्री महोदय जी, आपकी बातों से लेकिन- ये तो लेकिन स्पष्ट ये हो बताइए गया अर्चना जी। कि आप निरंकुशता, अराजकता चलिए को ये व्याप्त छोड़िए, करवाने के लिए ये हमारे ज्यादा आड़ आगे लेना बढ़ चाह रहे रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप? मुझे तो ये समझाइए मैं समझता हूं कि- अर्चना जी जी। कि आपके लिए चलिए वो जो आपको मैंने शुरू में कहा असमंजस की स्थिति वो पता नहीं है कि नहीं, आप खारिज करेंगे, मैं मानता हूं कि है। लेकिन दूसरी बात को लेकर फिर एक असमंजस उभर रहा है, जैसा बताया जा रहा है चुनाव नजदीक हैं और आप तो लाई हैं प्रियंका गांधी को आगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद राहुल गांधी जी की जो इकलौती दावेदारी थी, सबसे बड़ी दावेदारी थी कम से कम, वो अब नहीं रह गई है। ममता बनर्जी गठबंधन का चेहरा बनने की जुगत में थी, आगे आ गई हैं। देखिए जेपी जी, ये तो लोकतंत्र में जो खबर पालिका है, जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं, उसको हर तरह का एनालिसिस करने का, इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, किसकी क्या भूमिका होगी वो निर्धारित पार्टी के स्तर पर होती है। अच्छा। अब कई चीजें होती है जिसको आप अपने आईने में देखना चाहते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब ये महागठबंधन होगा, किस प्रकार की क्या भूमिका, वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा आज ये है जिस पर हम चर्चा करें कि क्या हम भारतीय जनता पार्टी उन कुनीतियों का शिकार बनते रहेंगे जिसके आधार पर, जिसके आधार पर बिना मैंडेट मिले मैन्युफैक्चर करके मैंडेट प्राप्त किया जाता है, जिसके आधार भ्रष्टाचारी तो सब अरुण जेटली जी कर रहे हैं। अब चंदा कोचर के पक्ष में खड़े होते हैं, माल्या जी के पक्ष में आप खड़े हो जाते हो, एनपीए वालों को आप डिफॉल्टर बताकर उनके पक्ष में खड़े होना चाहते हो, तो कौन भ्रष्टाचारी है? तो देश देख रहा है। भ्रष्टाचार को किसने संस्थागत किया? सबने देखा। डिमोनेटाइजेशन किससे हुआ? ये भी सबने देखा। तो ये मत कहिए क्या राष्ट्र का क्या हित हुआ? सिर्फ अमित शाह के बेटे बहुत लंबी बहस है, लेकिन और कुछ नहीं हुआ। आम आदमी तो ठीक है मैडम, समय हो गया खत्म। भरी खबर पालिका कह लीजिए, चाहे प्रेस्टिट्यूट कह लें, ये कहते हैं इसके कारण से लोकतंत्र की हत्या आखिरकार नहीं उतरने दे। एक बात को सब जानते हैं कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार, और उस पर कहीं कहीं जितनी हो सकती है रोशनी डालने का काम यही खबर पालिका, यही प्रेस्टिट्यूट्स करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।